नमस्कार, मैं विनोद कुमार पन्निया मध्य प्रदेश स्थानीय निधि संपरीक्षा विभाग में संयुक्त संचालक के पद पर पदस्थ हूँ। स्थानीय निधि संपरीक्षा विभाग द्वारा की जाने वाली संपरीक्षा के संबंध में इस प्रशिक्षण में हम चर्चा करेंगे। इस प्रशिक्षण में प्रशिक्षणार्थी स्थानीय निधि संपरीक्षा विभाग के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। स्थानीय निधि संपरीक्षा अधिनियम 1973 के प्रमुख प्रावधानों से परिचित होंगे ताकि प्रशिक्षणार्थी यदि संपरीक्षक हैं तो वे संपरीक्षा के वैधानिक आधार तथा संपरीक्षा प्रक्रिया में सजगता विकसित कर सकेंगे तथा वे यह जान सकेंगे कि संपरीक्षा हेतु उनके क्या अधिकार और कर्तव्य हैं। यदि प्रशिक्षणार्थी स्थानीय निकायों के कर्मचारी अधिकारी हैं तो वे यह सीख सकेंगे कि स्थानीय निधि संपरीक्षा के संपरीक्षकों को संपरीक्षा हेतु किस तरह लेखी प्रस्तुत किए जाने हैं तथा संपरीक्षा प्रतिवेदन प्राप्त होने के उपरांत कौन कौन सी कार्यवाहियां समय सीमा में की जानी चाहिए। यदि वे ऐसा नहीं करते हैं तो उसका क्या परिणाम हो सकता है, यह भी जान सकेंगे। आइए अब देखते हैं अनुक्रमणिका मॉड्यूल 1 स्थानीय निधि संपरीक्षा अधिनियम की मुख्य धाराएं, स्थानीय निधियों की संपरीक्षा के लिए कानूनी ढांचे और परिभाषाओं की समझ। मॉड्यूल 2 संपरीक्षा प्रक्रिया एवं अधिकार। संपरीक्षा के दौरान अभिलेखों की प्रस्तुति और अनुपालन से जुड़ी प्रक्रियाएं। मॉड्यूल 3 संपरीक्षा प्रतिवेदन एवं उसका प्रभाव। ऑडिट रिपोर्ट पर समयबद्ध कार्रवाई की अनिवार्यता। मॉड्यूल 4 वित्तीय अनियमितताएं और दंडात्मक प्रावधान, हानि की भरपाई, अपील और वसूली की प्रक्रिया जैसे दंडात्मक प्रावधानों की जानकारी। मॉड्यूल 5 प्रशिक्षण से लाभ। प्रशिक्षण से वैधानिक समझ, निर्णय क्षमता और प्रशासनिक दक्षता में वृद्धि। स्थानीय निधि संपरीक्षा अधिनियम 1973 की धारा 1 में अधिनियम का विस्तार एवं इसके प्रारंभ होने का वर्णन किया गया है। धारा 2 में परिभाषाएं उल्लेखित हैं। परिभाषाएं जानना आवश्यक है ताकि उनका उसी अर्थ में प्रयोग हो सके जिस अर्थ में उनको परिभाषित किया गया है। इन परिभाषाओं में संपरीक्षा, संपरीक्षक, विस्तृत संपरीक्षा, संचालक, स्थानीय प्राधिकारी, स्थानीय निधि, प्रधान अधिकारी, विशेष संपरीक्षा, स्थानिक संपरीक्षा को परिभाषित किया गया है। धारा 3 में संपरीक्षा अधिकारी तथा अन्य अधिकारियों को नियुक्ति कैसे प्राप्त होगी, उनकी शक्तियां, कर्तव्य तथा राज्य सरकार द्वारा इस अधिनियम की धारा 8, 9, 10 तथा 11 की शक्तियों का प्रत्यायोजन सहायक संचालक से और निम्न अधिकारी को किए जाने के संबंध में प्रावधान है। धारा 4 में वर्णित किया गया है कि राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित स्थानीय प्राधिकारी के लेखे इस अधिनियम के अधीन संपरीक्षा के अध्ययन होंगे तथा स्थानीय प्राधिकारी राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट संपरीक्षा फीस का भुगतान करेंगे। इस तरह से स्पष्ट है कि स्थानीय निधि संपरीक्षा के फलस्वरूप संपरीक्षा शुल्क का दायित्व भी उत्पन्न होता है। धारा 5 में लेख किया गया है कि संपरीक्षा के अध्ययन स्थानीय प्राधिकारी के समस्त लेखे ऐसे प्रारूप तथा रीति में संपरीक्षक को संपरीक्षा हेतु प्रस्तुत किए जाएंगे जैसा कि राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए। अर्थात संपरीक्षा करते समय प्रत्येक बात को यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि संपरीक्षा कैसे की जाएगी। इस मॉड्यूल में हमने जाना कि अधिनियम 1973 की धाराएं 1 से 5 तक स्थानीय निधि की संपरीक्षा के कानूनी ढांचे को परिभाषित करती हैं। राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित निकायों की संपरीक्षा अनिवार्य होती है। परिभाषाओं में संपरीक्षक, स्थानीय प्राधिकारी आदि को स्पष्ट किया गया है। संपरीक्षा की प्रक्रिया राज्य द्वारा निर्धारित प्रारूप और रीति से होनी चाहिए। अब हम संपरीक्षा प्रक्रिया एवं अधिकार पर चर्चा करेंगे।
जब भी कोई संपरीक्षा प्रारंभ होती है तो उसके लिए लेखे प्रस्तुत किए जाते हैं। लेखों की संपरीक्षा होती है, अभिलेखों की संपरीक्षा होती है। तो संपरीक्षा हेतु लेखों का प्रस्तुत किया जाना, यह इस भाग में हम समझेंगे। स्थानीय निधि संपरीक्षा अधिनियम की धारा 6 अनुसार इस अधिनियम के अधीन किसी संपरीक्षा हेतु संपरीक्षक लिखित में यह अपेक्षा कर सकेगा कि संपरीक्षा हेतु आवश्यक समस्त अभिलेख तथा लेखे स्थानीय प्राधिकारी के प्रधान कार्यालय में प्रस्तुत किए जाएं। अर्थात वह जो संपरीक्षा करेगा वो स्थानीय निधि संपरीक्षा अधिनियम के अंतर्गत स्थानीय प्राधिकारी के प्रधान कार्यालय में संपन्न करेगा। वह स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे वैतनिक सेवक जिनकी अभिरक्षा या नियंत्रण में वे अभिलेख हैं जिनकी संपरीक्षा की जाना है, तो उसको समक्ष में उपस्थित होकर किसी प्रश्न का उत्तर प्राप्त करने की अपेक्षा कर सकता है। अर्थात किसी संपरीक्षक को कोई प्रश्न उत्पन्न होता है और उस प्रश्न का जवाब स्थानीय प्राधिकारी के किसी वैतनिक सेवक के पास है, तो वह उसको बुला करके और उस उत्तर को प्राप्त कर सकता है। वह ऐसे व्यक्ति से जो स्थानीय प्राधिकारी के साथ की गई किसी संविदा में अंश या हित रखता हो या कोई अनुबंध किया गया हो, तो उससे किसी प्रश्न का उत्तर प्राप्त करने के लिए स्थानीय प्राधिकारी के प्रधान कार्यालय में उसके समक्ष उपस्थित होने की अपेक्षा कर सकेगा। अर्थात अगर उसे किसी अभिलेख के अवलोकन पर ऐसा लगता है कि जिस अभिलेख की वह संपरीक्षा कर रहा है उससे संबंधित संविदाकार या संविदा का में हिस्सा रखने वाला व्यक्ति कोई जानकारी दे सकता है, तो वह उसे भी अपने समक्ष उपस्थित होने के लिए कह सकता है। वह स्थानीय प्राधिकारी के प्रधान अधिकारी से यह अपेक्षा कर सकेगा कि वह प्रधान कार्यालय में उससे मिले तथा लिखित रूप में विनिर्दिष्ट बिंदु पर उसका स्पष्टीकरण प्रस्तुत करे। अर्थात यदि कोई तथ्य या कोई स्पष्टीकरण उसे स्थानीय प्राधिकारी के प्रधान अधिकारी से लेना है, तो भी वह उससे लिखित में उपस्थित होकर के स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के लिए कह सकता है। उपरोक्त अध्यपेक्षा या आमंत्रण के अनुपालन हेतु 3 दिन से कम की कालावधि नहीं होगी। अर्थात जिससे भी यह अपेक्षा की जा रही है उसे 3 दिन का समय देना अनिवार्य है। संपरीक्षक संपरीक्षा प्रारंभ करने हेतु कम से कम 2 सप्ताह की लिखित सूचना देगा, किंतु स्वप्रेरणा से लिखित कारणों को अभिलिखित करते हुए अथवा राज्य सरकार द्वारा निर्देश हो जाने पर लिखित रूप में सूचित करते हुए अल्प सूचना देकर अथवा बिना सूचना दिए भी संपरीक्षा प्रारंभ कर सकता है। जैसा कि अभी हमने जाना है कि संपरीक्षक अभिलेखों को प्राप्त करने के लिए, किसी स्पष्टीकरण को प्राप्त करने के लिए धारा 6 के अधीन कार्रवाई कर सकता है, अपने समक्ष अभिलेख बुला सकता है। जिस वैतनिक सेवक, प्रधान अधिकारी अथवा संविदाकार से उसे स्पष्टीकरण प्राप्त करना है, उसको अपने समक्ष बुला करके लिखित रूप से आदेश देते हुए, लिखित रूप से स्पष्ट करते हुए और उससे स्पष्टीकरण प्राप्त कर सकता है। अब यदि संपरीक्षक के द्वारा धारा 6 के अधीन जो अध्यपेक्षा की गई है उसका अनुपालन नहीं किया जाता है, तो उसका क्या प्रभाव होगा इस भाग में हम समझेंगे। कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त धारा 6 में की गई अध्यपेक्षा का अनुपालन करने में जानबूझकर उपेक्षा करेगा या इनकार करेगा, तो किसी प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट के समक्ष दोष सिद्धि होने पर 500 रुपए तक जुर्माने के दायित्वाधीन होगा। अर्थात ऐसी अध्यपेक्षा का अनुपालन न करने के लिए प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट के समक्ष वाद दायर करना होगा और उस वाद का निर्णय होने पर दोष सिद्ध पाए जाते हैं प्रतिवादी, तो फिर उन्हें 500 रुपए तक का अर्थदंड दिया जा सकता है। ये जो कार्रवाई है यह संचालक की लिखित अनुमति के बिना संस्थित नहीं की जाएगी। संचालक इस हेतु मंजूरी देने के पूर्व
उस व्यक्ति से यह अपेक्षा करेगा वह कारण दर्शाए कि ऐसी मंजूरी क्यों न दे दी जाए। प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के न्यायालय से निम्न वर्ग का कोई भी न्यायालय इस अधिनियम के विरुद्ध किसी अपराध का विचारण नहीं करेगा। अर्थात प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट या उससे ऊपर के न्यायालय ही इस अधिनियम के विरुद्ध अपराध का विचारण करेंगे। इस मॉड्यूल में हमने जाना कि धारा 6 के तहत संपरीक्षक आवश्यक अभिलेख की मांग कर सकते हैं और उनका पालन न करने पर दंड का प्रावधान है। संपरीक्षा प्रारंभ से पहले 2 सप्ताह की सूचना अनिवार्य लेकिन आवश्यकता अनुसार बिना सूचना के भी हो सकती है। अनुवर्ती कार्रवाई न होने पर 500 रुपए तक जुर्माने का प्रावधान है। सभी व्यक्तियों को साक्ष्य और जानकारी देने के लिए उपस्थित रहना होता है। अब हम संपरीक्षा प्रतिवेदन एवं उसका प्रभाव पर चर्चा करेंगे। संपरीक्षा पूर्ण होने के बाद संपरीक्षा प्रतिवेदन जारी किया जाता है। इस संबंध में धारा 8 में वर्णन किया गया है कि संपरीक्षा पूर्ण होने के पश्चात यथासंभव शीघ्रता से, किंतु उसके पश्चात 3 माह से अधिक पश्चात नहीं, अर्थात संपरीक्षा समाप्ति के 3 माह से अधिक पश्चात अधिक विलंब नहीं होना चाहिए। संचालक उन लेखाओं के संबंध में जिनकी की संपरीक्षा तथा परीक्षा की गई हो एक रिपोर्ट तैयार करेगा और ऐसी रिपोर्ट संबंधित स्थानीय प्राधिकारी को भेजेगा और उसकी प्रतिलिपियां ऐसे अधिकारियों तथा निकायों को भेजेगा जिनके संबंध में राज्य सरकार इस बारे में निर्देश दे। अर्थात प्रतिलिपियां वहां भेजी जाएंगी, उनको भेजी जाएंगी जिनको राज्य सरकार ने निर्दिष्ट किया है। संपरीक्षा प्रतिवेदन में सम्मिलित बिंदु स्थानीय निधि संपरीक्षा के संपरीक्षक द्वारा जो रिपोर्ट तैयार की जाती है वह संचालक की रिपोर्ट कहलाती है। संचालक अपनी रिपोर्ट में ऐसे विवरण सम्मिलित करेगा जो धारा 9 में वर्णित किए गए हैं। ऐसा प्रत्येक संदाय जो उसे विधि के प्रतिकूल प्रतीत होता हो, अर्थात किसी कानून का उल्लंघन किया गया हो, किसी ऐसी कमी या हानि की जिसके के संबंध में यह प्रतीत होता हो कि वह किसी व्यक्ति की घोरोपेक्षा या अवचार के कारण कारित हुई है, उसकी रकम, किसी धनराशि की ऐसी रकम जो लेखे में लाई जानी चाहिए किंतु किसी व्यक्ति द्वारा लेखे में नहीं लाई गई हो, और उपरोक्त में से भिन्न कोई अन्य सारवान अनौचित्य या अनियमितता, कपट या दुर्विनियोग जिसे वह लेखाओं में देखे। इस तरह से संपरीक्षा प्रतिवेदन में उन सभी विषयों को सम्मिलित किया जाता है जो कि स्थानीय संपरीक्षा अधिनियम के अधीन निर्देशित हैं। अब जब संपरीक्षा पूर्ण हो गई, संपरीक्षा प्रतिवेदन जारी हो गया, तो संपरीक्षा प्रतिवेदन जारी होने के बाद उसकी अनुवर्ती कार्रवाई क्या होगी, इस भाग में हम ये समझेंगे। धारा 8 के अधीन रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद अधिकतम 4 माह की अवधि में स्थानीय प्राधिकारी का प्रधान अधिकारी अथवा मुख्य कार्यपालन अधिकारी इस रिपोर्ट में बताई गई त्रुटियों, अनियमितताओं या अन्य कंडिकाओं पर प्रस्तावित कार्रवाई के साथ उपचारात्मक टीका टिप्पणी करते हुए प्रतिवेदन स्थानीय प्राधिकारी के विशेष सम्मेलन में विचारार्थ प्रस्तुत करेगा। अर्थात संपरीक्षा प्रतिवेदन पर की गई कार्रवाइयों को विचार करने के लिए स्थानीय निकाय का विशेष सम्मेलन आहूत किया जाएगा। स्थानीय प्राधिकारी का प्रधान अधिकारी इस विशेष सम्मेलन में संपरीक्षा प्रतिवेदन पर विचार करने के बाद संचालक को इस बात की प्रज्ञापना भेजेगा उस रिपोर्ट में बतलाई गई त्रुटियां या अनियमितताएं दूर कर दी गई हैं, या ऐसी त्रुटियां या अनियमितताओं के संबंध में स्पष्टीकरण संचालक को देगा। अर्थात या तो जो त्रुटियां या अनियमितताएं या कमियां प्रतिवेदन में लेख की गई हैं उनको उनका निराकरण करते हुए, उनको दूर करते हुए सूचित कर देगा, या अगर ऐसी त्रुटियां या अनियमितताएं
जो प्रतिवेदन में वर्णित हैं उसके संबंध में कोई स्पष्टीकरण देना चाह रहा है तो वह संचालक को देगा। यदि स्थानीय प्राधिकारी के प्रधान अधिकारी को रिपोर्ट समझने में कोई कठिनाई मालूम होती है या कोई शंका होती है तो वह ऐसी कालावधि के भीतर जो कि विहित की जाए संचालक से उस रिपोर्ट के संबंध में स्थिति स्पष्ट करा सकेगा। स्थिति स्पष्ट करने हेतु संचालक अभिलेख अपने पास बुला सकता है या जहां अभिलेख रखा हो वहां निरीक्षण कर स्थिति स्पष्ट कर सकेगा। संचालक द्वारा स्थानीय प्राधिकारी के प्रधान अधिकारी द्वारा दिए गए प्रत्युत्तर को मान्य कर आक्षेपों का प्रत्याहरण संचालक कर सकेगा या आगामी संपरीक्षा के समय या किसी पूर्वोत्तर तारीख को उस विषय के संबंध में पुनः अन्वेषण का निर्देश दे सकेगा या यह मान सकेगा कि रिपोर्ट में बतलाई गई त्रुटियां या अनियमितताएं हटाई या दूर नहीं की गई हैं। अर्थात संचालक आपत्ति के प्रत्याहरण को मान्य कर सकता है या ये कह सकता है कि आगामी किसी अवधि में इसका पुनः परीक्षण किया जाए या यह सूचित कर सकेगा कि रिपोर्ट में वर्णित कमियों को, अनियमितताओं को, त्रुटियों को दूर नहीं किया गया है। यदि संचालक यह मानता है कि रिपोर्ट में बतलाई गई त्रुटियां दूर नहीं की गई हैं तो वह अपचारी व्यक्तियों के विरुद्ध वर्णित राशि का आरोप विरचित करके आरोपों की प्रतिलिपि आयुक्त को अग्रेसित करने के अलावा स्थानीय प्राधिकारी के प्रधान अधिकारी को अग्रेसित कर सकेगा। अर्थात स्थानीय प्राधिकारी के प्रधान अधिकारी द्वारा की गई कार्रवाई से यदि संचालक सहमत नहीं है और आपत्ति का प्रत्याहरण नहीं होता है तो वह उस राशि के संबंध में जो कि वर्णित की गई है आरोप पत्र बना करके आयुक्त को देगा और इसके अलावा जो आरोप पत्र आयुक्त को प्रेषित करेगा उसकी एक प्रतिलिपि स्थानीय प्राधिकारी को भी देगा। रिपोर्ट प्रसारित होने के बाद 4 मास की कालावधि अवसान हो जाने पर स्थानीय प्राधिकारी का प्रधान अधिकारी अथवा कार्यपालक अधिकारी यदि ये उपरोक्त कार्रवाई नहीं करते हैं तो उनके विरुद्ध भी संचालक आरोप विरचित कर सकेगा। अर्थात यदि वो अपना कर्तव्य पालन नहीं करते हैं तो वो भी आरोपी बन सकते हैं। यदि संचालक को प्रतीत हो कि कोई प्रकरण आपराधिक दुर्विनियोग या कपट की उपधारणा का समर्थन कर रहा है या जो उसकी राय में विशेष ध्यान दिए जाने योग्य है या तत्काल अन्वेषण किए जाने योग्य है तो वह उसे आयुक्त के ध्यान में आवश्यक कार्रवाई करने हेतु ला सकता है। इस मॉड्यूल में जाना कि ऑडिट रिपोर्ट पर तय समय में कार्रवाई जरूरी है वरना संचालक आपत्ति या जांच कर सकता है। अब समझते हैं वित्तीय अनियमितताएं और दंडात्मक प्रावधान। जो हानि, दुर्व्यय या दुरुपयोजन संपरीक्षा प्रतिवेदन में प्रतिवेदित हुआ है, आपत्ति का प्रत्याहरण नहीं हुआ है या स्पष्टीकरण को मान्य नहीं किया गया है तो ऐसी स्थिति में उस राशि के संबंध में क्या कार्रवाई की जाएगी, उसमें क्या अधिकार स्थानीय निधि संपरीक्षा विभाग के संचालक को हैं, इस भाग में हम ये समझेंगे। धारा 11 के अनुसार यदि संचालक को यह समाधान हो जाए कि किसी व्यक्ति की घोर उपेक्षा या औचार या अवैध संदाय के कारण स्थानीय प्राधिकारी को कोई हानि हुई है तो ऐसी हानि पहुंचाने वाले व्यक्तियों अथवा अवैध संदाय किए जाने का प्राधिकार प्रदान करने वाले व्यक्तियों पर वह धनराशि प्रभावित करेगा तथा निर्देश देगा कि उक्त राशि विनिर्दिष्ट तारीख के पूर्व ब्याज सहित स्थानीय प्राधिकारी को उक्त हानि की प्रतिपूर्ति हेतु स्थानीय प्राधिकारी की निधि में जमा कर दे। ऐसा आदेश स्थानीय प्राधिकारी की प्रशासन रिपोर्ट में भी समावेश किया जा सकेगा, किंतु ऐसा आदेश किसी ऐसी मद के संबंध में जो उस तारीख के जबकि धारा 8 के अधीन रिपोर्ट स्थानीय प्राधिकारी के प्रधान अधिकारी को भेजी गई थी या उस तारीख के जिसको कि वह संचालक की जानकारी में आई हो, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, 5 वर्ष के पूर्व के किसी कालावधि के किसी लेखे में सम्मिलित की गई थी या जो उस लेखे में सम्मिलित की जानी चाहिए थे किंतु उसमें छोड़ दी गई है के संबंध में
प्रभार का कोई आदेश इस अधिनियम के अधीन नहीं दिया जाएगा। अर्थात कोई ऐसी मद जो कि संपरीक्षा रिपोर्ट प्राप्त होने या संचालक के ज्ञान में आने के पूर्व की 5 वर्ष की अवधि की है, ऐसी राशि के संबंध में प्रभार इस अधिनियम के द्वारा नहीं किया जाएगा। उस पर कार्रवाई अन्य अधिनियम या प्रशासनिक रूप से हो सकती है, लेकिन संचालक स्थानीय निधि संपरीक्षा इसकी कोई कार्रवाई नहीं करेगा। अधिनियम की धारा 3(4) के अंतर्गत अधिभार संबंधी उपरोक्त संचालक को कुछ शक्तियां उप संचालक, सहायक संचालक, संयुक्त संचालक जैसे अधिकारियों को दी गई हैं और इन प्रत्यायोजित शक्तियों के अनुसार ही उक्त अधिकारियों द्वारा अधिभार की कार्रवाई की जाती है। अर्थात संचालक द्वारा की जाने वाली कार्रवाई अधिकार प्रत्यायोजन के फलस्वरूप जिस अधिकारी को अधिकार प्रत्यायोजित किए गए हैं वह अधिकारी उन शक्तियों का प्रयोग करके अधिभार की कार्रवाई करेगा। सहायक संचालक, उप संचालक तथा संयुक्त संचालक एवं संचालक द्वारा किए गए अधिभार आदेश के विरुद्ध प्रथम अपील क्रमशः उप संचालक, संयुक्त संचालक तथा आयुक्त को 30 दिवस के अंदर की जाएगी। अर्थात यदि अधिभार आदेश सहायक संचालक के द्वारा किया गया है तो उसकी प्रथम अपील उप संचालक को, यदि अधिभार आदेश उप संचालक द्वारा प्रसारित किया गया है तो उसकी अपील संयुक्त संचालक को, यदि संयुक्त संचालक के द्वारा अधिभार आदेश जारी किया गया तो संचालक को, और यदि संचालक के द्वारा अधिभार आदेश जारी किया गया तो उसकी प्रथम अपील 30 दिवस के भीतर ऐसा आदेश अपास्त करने के लिए आयुक्त को की जाएगी। प्रथम अपील पर यदि उस अधिभार आदेश को यथावत रखा जाता है तो फिर इस प्रथम अपील पर किए गए आदेश को अपास्त करने के लिए द्वितीय अपील क्रमशः संयुक्त संचालक, संचालक, आयुक्त तथा राजस्व बोर्ड को 30 दिवस के अंदर किया सकेगी। अर्थात संचालक द्वारा किए गए अधिभार आदेश को संयुक्त संचालक को, उप संचालक द्वारा किए गए अधिभार आदेश को संचालक को और संचालक द्वारा अधिभार आदेश को की अपील जो है राजस्व बोर्ड को 30 दिवस के अंदर की जा सकती है। राजस्व मंडल का आदेश जो होगा वो अंतिम होगा। जिन मामलों में अपील नहीं की गई हो उनमें अधिभार प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। अर्थात अधिभार आदेश जारी होने के बाद ना तो प्रथम अपील नहीं की गई है, इसका अर्थ यह माना जाता है कि जिनके विरुद्ध ऐसा अधिभार आदेश किया गया है उसे स्वीकार करते हैं। ऐसी स्थिति में संचालक के द्वारा या संचालक के द्वारा के अधिकार जो जिन अधिकारियों को प्रत्यायोजित किए गए हैं वे अधिकारी अधिभार प्रमाण पत्र जारी करते हैं और जो अधिभार की राशि है वो स्थानीय निधि के में जमा न होने पर बकाया भू राजस्व की वसूली की भांति वसूल की जाती है। यह कार्रवाई यानी राशि वसूली की कार्रवाई अधिभार प्रमाण पत्र जारी होने के बाद कलेक्टर के द्वारा की जाती है। संपरीक्षक स्थानीय निधि संपरीक्षा अधिनियम के अंतर्गत स्थानीय निकायों की वैधानिक संपरीक्षा करता है। ऐसी स्थिति में संपरीक्षक को कुछ एक्ट के द्वारा ही सुरक्षा प्रदान की गई, संरक्षण प्रदान किया गया है। धारा 19 के अनुसार इस अधिनियम में अन्यथा उपबंधित के सिवाय इस अधिनियम के अधीन किसी प्राधिकारी द्वारा किए गए किसी आदेश को अपास्त या उपांतरित करने के लिए कोई भी वाद या अन्य कार्रवाइयां किसी सिविल न्यायालय में नहीं लाई जाएंगी। अर्थात यदि स्थानीय निधि संपरीक्षा अधिनियम के अंतर्गत कोई आदेश किया गया है तो उसके विरुद्ध कोई भी कार्रवाई, न्यायिक कार्रवाई सिविल न्यायालय में नहीं की जाएगी। धारा 20 के अंतर्गत संपरीक्षक, संचालक, राज्य सरकार या किसी अन्य प्राधिकारी के जो यथास्थिति संपरीक्षक, संचालक, राज्य सरकार का अधीनस्थ हो या उसके प्राधिकार का अधीन कार्य कर रहा हो, उसके विरुद्ध किसी भी ऐसी बात के लिए जो इस अधिनियम के अधीन सद्भावना पूर्वक की गई हो या जिसका इस तरह सद्भाव पूर्वक किया जाना तात्पर्यत रहा हो, कोई वाद, अभियोजन या अन्य कार्रवाइयां नहीं होंगी। अर्थात अगर संपरीक्षक के द्वारा कोई कार्यवाही सद्भाव पूर्वक की है, अर्थात उसका कोई दुर्भाव नहीं, उसके
जिसकी संपरीक्षा की गई उसके प्रति कोई पूर्वाग्रह नहीं है, कोई पहले से ऐसा आग्रह नहीं है कि वह कोई उसके विरुद्ध कार्रवाई करने जा रहा है या जानबूझ के कोई कार्रवाई कर रहा है, तो ऐसी सद्भाव पूर्वक की गई कार्रवाई को करने के बाद कोई वाद या अभियोजन या अन्य कार्रवाइयां किसी न्यायालय में नहीं होंगी। ये बड़ी सुरक्षा है जो कि अधिनियम के द्वारा संपरीक्षक को दी गई है, ताकि संपरीक्षक बिना भय, द्वेष या लालच के काम कर सके। इस मॉड्यूल में जाना कि लापरवाही या कपट से हुई हानि की भरपाई संचालक धारा 11 के तहत करवा सकता है। अपील की व्यवस्था है और वसूली भू राजस्व की तरह होती है। संपरीक्षक को निष्पक्षता के लिए कानूनी सुरक्षा मिली होती है। अब आगे बढ़ते हैं। प्रशिक्षण से लाभ। प्रशिक्षणार्थियों को क्या क्या लाभ प्राप्त होंगे, इसकी चर्चा करते हैं। इस प्रशिक्षण में हमें स्थानीय निधि संपरीक्षा विभाग द्वारा स्थानीय निकायों की जाने वाली संपरीक्षा को शासित करने वाले अधिनियम, नियमावली और नियमों के अनुसार संपरीक्षा प्रक्रिया के बारे में जानकारी प्राप्त हुई है। अर्थात किस तरह से संपरीक्षा की जाती है, उसका आधार क्या है। स्थानीय निधि संपरीक्षा विभाग द्वारा की जाने वाली संपरीक्षा के संपरीक्षा प्रतिवेदन में सम्मिलित बिंदुओं के बारे में प्रशिक्षण प्राप्त किया गया है। अर्थात संपरीक्षा प्रतिवेदन का अवलोकन करने, उसका अध्ययन करने से आगे इस तरह की त्रुटियां ना हो, ये जानकारी प्राप्त हो जाती है और आगे कार्य करने में सुविधा होती है। स्थानीय निकाय के द्वारा तथा स्थानीय निधि संपरीक्षा विभाग द्वारा संपरीक्षा प्रतिवेदन प्रसारण के उपरांत जो की जाने वाली कार्यवाही है, उसके संबंध में जो वैधानिक प्रावधान है, उनका ज्ञान इस प्रशिक्षण से प्राप्त होता है। स्थानीय प्राधिकारी को दुर्व्यय, दुरुपयोजन अथवा अवचार द्वारा कोई हानि किसी व्यक्ति द्वारा पहुंचाई गई है तो ऐसी हानि की प्रतिपूर्ति हेतु स्थानीय निधि संपरीक्षा विभाग द्वारा ऐसे व्यक्तियों से वसूली हेतु की जाने वाली अधिभार संबंधी प्रावधानों के बारे में हमें ज्ञान प्राप्त हुआ है। जिससे ये सतर्कता रहेगी कि कोई ऐसा कार्य न किया जाए जिससे कि अधिभार संबंधी कार्यवाही का सामना करना पड़े। इस प्रशिक्षण से स्थानीय निधि संपरीक्षा विभाग द्वारा की जाने वाली संपरीक्षा के महत्व के प्रति संवेदनशीलता और जागरूकता का भी विकास होगा। इस तरह से संपरीक्षा के बारे में कुछ व्यापक जानकारियां जिनका वैधानिक आधार है, वैधानिक प्रावधान है, उनको जानने के बाद स्थानीय निकाय के कर्मचारियों को, अधिकारियों को स्थानीय निकाय में प्रशासनिक कार्रवाई के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाले वित्तीय दायित्वों को पूरा करने, भुगतान संबंधी कार्रवाई करने, आय की प्राप्तियां इत्यादि के संबंध में संपरीक्षा प्रतिवेदन की विषय वस्तु के अनुसार जानकारी प्राप्त होती है और कार्य करने में सरलता प्राप्त होती है। इस मॉड्यूल में हमने जाना कि प्रशिक्षण से अधिकारियों को संपरीक्षा प्रक्रिया, वैधानिक प्रावधानों और रिपोर्ट की समीक्षा की स्पष्ट जानकारी मिलती है। हानि की भरपाई, आवश्यक कार्रवाई और प्रशासनिक निर्णय लेने की समझ भी विकसित होती है। इस प्रशिक्षण में हमने स्थानीय निधि संपरीक्षा विभाग की के द्वारा की जाने वाली संपरीक्षा के संबंध में जिन विषयों, बिंदुओं और प्रावधानों के बारे में प्रशिक्षण प्राप्त किया है, उससे निश्चित ही कुछ ना कुछ लाभ हुआ होगा। और हमने क्या प्रशिक्षण प्राप्त किया है, इस प्रशिक्षण से कुछ ज्ञानवर्धन हुआ कि नहीं हुआ है, इसके संबंध में स्वयं को परिचित कराने के लिए और प्रशिक्षण के उद्देश्य को पूर्ति के लिए कुछ प्रश्न इस प्रशिक्षण के बाद प्रशिक्षण में ही सम्मिलित हैं। उन प्रश्नों का उत्तर आप अगर सही देते हैं तो ये माना जाएगा कि आपने प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिया है और एक प्रमाण पत्र जनरेट हो जाएगा जो इस बात का
प्रमाण होगा कि आपने ये प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण किया है और आप इस विषय के संबंध में पर्याप्त जानकारी रखते हैं। धन्यवाद। इस अंतिम मॉड्यूल में हमने जाना कि स्थानीय निधि संपरीक्षा अधिनियम 1773 के तहत की जाने वाली संपरीक्षा एक महत्वपूर्ण वैधानिक प्रक्रिया है जो पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करती है। प्रतिवेदन के निष्कर्षों के आधार पर समयबद्ध कार्रवाई आवश्यक होती है। स्थानीय निकायों को त्रुटियों को सुधारने की जिम्मेदारी दी गई है। कदाचार या उपेक्षा के मामलों में अधिभार के माध्यम से हानि की प्रतिपूर्ति सुनिश्चित की जाती है। अपील व्यवस्था और कानूनी सुरक्षा तंत्र के माध्यम से न्याय संगत प्रक्रिया सुनिश्चित की गई है। यह प्रशिक्षण सभी स्थानीय निकाय अधिकारियों और संपरीक्षकों के लिए अनिवार्य समझ विकसित करता है।